नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम सौम्या है। तो चलिए अब यह कहानी सौम्या जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग यह कहानी सुन रहे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कहानी सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें और आप लोग हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर भेजें ताकि मुझे भी यह एहसास हो सके कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सौम्या है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वह मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। उस डरावनी घटना के होने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होना होता है तो वह होकर ही रहता है। चाहे आप उस चीज के लिए कितना ही सतर्क होकर चलो, लेकिन जिस वक्त जो घटना आपके साथ होनी होती है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। ऐसा ही कुछ एक दिन मेरी जिंदगी में भी हुआ था। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं हैदराबाद में रहकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया करती हूं। मेरी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ ही हैदराबाद के एक फ्लैट में रहती हूं। भगवान की दया से मम्मी पापा बिल्कुल ठीक हैं। मम्मी तो गृहिणी हैं और पापा की हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान है। मेरी एक छोटी बहन भी है, रथु, जो अभी 12वीं में है, और एक बड़ा भाई है, चरण, जो मेरे जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सच कहूं तो भाई से ज्यादा वो मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। उसने मुझे हर एक चीज सिखाई जो वह सीखता था और शायद इसी वजह से मैं आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाई हूं। मतलब ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन वह अरुणाचल से हैदराबाद वाली ट्रेनें जिनके सफर को मैं हमेशा इतना ज्यादा एंजॉय करती थी, वो अलग अलग नए नए लोग, बाहर नई नई जगहें और जाहिर है स्पीड और थ्रिल। लेकिन यकीन मानिए, मुझे क्या पता था कि वही ट्रेन मुझे जिंदगी भर का सदमा देने वाली थी। दरअसल ये बात है जनवरी 2022 की। मैं रोज की तरह भाई के साथ बाइक से ऑफिस जाया करती थी। वैसे मुझे ये जॉब थोड़ा बोरिंग लगती थी और मेरा उतना मन भी नहीं था, लेकिन ऑफिस में एक लड़का था, आरव। अरे, मुझे ये नहीं बोलना था, लेकिन कोई नहीं, आज सब कुछ शेयर करूंगी। मुझे वास्तव में, मतलब सच में, उस पर क्रश था। 6 फीट की हाइट, किसी हॉलीवुड मूवी का एक्टर जैसा लगता था और यहां तक कि मेरी सारी फ्रेंड्स भी उस पर फिदा थी। लेकिन वह बंदा पूरे दिन बस काम में डूबा रहता था। वह थोड़ा इंट्रोवर्ट भी था, मतलब ज्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ अपने कुछ खास दोस्तों को छोड़कर। वह मुझसे भी बात नहीं करता था। मैंने 1-2 बार कोशिश की थी, लेकिन वह शर्म के चलते वहां से चला जाता था। लेकिन उसकी आंखें सब बता देती थी। मुझे पक्का यकीन था कि उसे भी मुझ पर कहीं ना कहीं क्रश है और शायद इसीलिए मैं जॉब से ज्यादा उसके लिए ऑफिस जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से शाम को घर आई, शॉवर लिया और फिर फैमिली के साथ डिनर पर बैठी ही थी। तभी मम्मी के पास कॉल आया। वह मेरे मामा का कॉल था। वह बोल रहे थे कि अरे दीदी, नित्या की शादी है 2 हफ्ते बाद, कोई तैयारी करवाने आएगा या सब हमें ही करना पड़ेगा। तभी मम्मी हंसने लगी और बोली, अरे आप टेंशन मत लो भैया, मैं भेजती हूं ना सौम्या को। उनके बोलते ही मेरा मूड जो इतना खुश था एक पल में दुख में बदल गया। क्यों भाई, मैं आरव को देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, तो 2-3 हफ्ते? बाप रे, मैं तो उस रात ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। कॉल कट होते ही मैंने सबको साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगी। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैंने बहाना बनाते हुए कहा। रथु, तुम चली जाओ। रथु ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन बोली, यार दीदी, मेरे एग्जाम हैं। मन तो मेरा बहुत था, लेकिन क्या करूं। तभी मेरा भाई चरण बोल पड़ा, ऑफिस की तू टेंशन मत ले, एप्लीकेशन लिख दे, बाकी मैं देख लूंगा। अब मैं चारों ओर से फंस चुकी थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं करती भी क्या, अब मुझे जाना ही था। अगले दिन सुबह अपने उस अधूरे मन से मैंने सारे कपड़े पैक किए और मैं चल दी अरुणाचल प्रदेश की ओर। भाई ने मुझे स्टेशन पर ड्रॉप किया। वह कोई सुबह के 8 बजे का समय रहा होगा। मम्मी ने तो बोला था,
बेटा बस से चली जा, सेफ्टी ज्यादा रहेगी। लेकिन मैं इतनी लंबी यात्रा तय करूं, वो भी ट्रेन के बिना? सवाल ही नहीं उठता। ट्रेन आई। मैंने भाई को बाएं कहकर हल्की सी झूठी सी मुस्कुराहट दी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ट्रेन की वही जानी पहचानी आवाज, सीट की खिसकन, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। बस एक चीज को छोड़कर। मेरे बैठने के कुछ मिनट बाद ही 4 लड़के आए। वे थोड़े शरारती लग रहे थे। मैं 2 सीट आगे जाकर बैठ गई और बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा, वे हंसने लगे और कुछ कमेंट्स पास करने लगे। ये देखकर मेरी बगल वाली सीट पर एक अंकल बैठे थे। उनकी मौजूदगी में लड़के तुरंत शांत हो गए। अंकल ने कड़क आवाज में उन्हें धमकाया और वहां से भगा दिया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन का सफर सिर्फ बैठे बैठे बिताना नहीं है, बल्कि थोड़ा एडवेंचर भी है। मेरा सफर 2 दिन लंबा था। मुझे पता था कि सिर्फ फोन देखकर मैं बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आसपास के लोगों से बातें की जाएं। मैंने अपने पास बैठी कुछ आंटियों और अंकल से छोटी छोटी बातें करना शुरू कर दिया। उनके अनुभव सुनना, उनके साथ हंसना मजाक करना, इससे समय काफी जल्दी कटने लगा और मेरा सफर मजेदार हो गया। बीच रास्ते में मुझे बाहर से कुछ खाना न लेना पड़े, इसलिए मम्मी ने घर से ही कुछ फ्रूट्स, सैंडविच और हल्का फुल्का खाना पैक कर दिया था। मैं वही खाना खाकर, पानी पीकर और कभी कभी बाहर खिड़की से नजारे देखकर अपना समय काट रही थी। धीरे धीरे ट्रेन मेरी मंजिल के करीब पहुंच रही थी। आखिरकार मैं अपने ननिहाल पहुंच गई। स्टेशन पर मामा जी गाड़ी लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी मुस्कान देखकर मेरा मन, जो थोड़ा बुझा हुआ था, वो अब थोड़ा खुश हो गया। मैंने उनका प्रणाम किया और गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचते ही सभी ने मेरा बड़े प्यार से स्वागत किया। वैसे मेरी नानी कुछ साल पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। अब घर में सिर्फ नाना जी और मेरे 2 मामा मामी ही थे। सच बोलूं तो नानी के बिना ननिहाल थोड़ा खाली खाली और सुनसान सा लगता था, लेकिन घर में शादी का माहौल था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं दुखी महसूस ना करूं। इस बीच मैं आरव को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। उसकी वो मासूम सी मुस्कान, उसका वह इनोसेंट सा चेहरा और उसकी वो मधुर आवाज, उसे याद करके ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? उसे तो ये पता भी नहीं था कि मैं उसे इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए उसका मोबाइल नंबर भी मेरे पास नहीं था। लेकिन शुक्र है मेरे सारे कजिन वहां मौजूद थे, इसीलिए मैंने अपने मन को किसी तरह संभाल लिया और उनके साथ मिलकर शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी की तैयारी में सब धीरे धीरे व्यस्त हो गए। काम का प्रेशर भी बढ़ने लगा, खासकर घर के लड़कों पर तो और भी ज्यादा। वो बेचारे, मुझे उनके लिए थोड़ी सहानुभूति भी हो रही थी। शादी के ठीक 2 दिन पहले मेरी पूरी फैमिली, मतलब मम्मी पापा, भाई और बहन भी आ गए। मैंने उनसे अच्छे से मिलकर बस मन ही मन यही प्रार्थना की कि ये शादी जल्दी से जल्दी निपट जाए और मैं घर वापस जा पाऊं। खैर, शादी बहुत अच्छे से पूरी हुई। सभी रिश्तेदार एक एक करके अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। मम्मी पापा भी जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं भी अपना सामान पैक करने लगी। तभी मामा जी बोले, अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है? अभी रुक जा, 5 दिन में नित्या ससुराल से वापस आएगी, उसके बाद ही जाना। मैं बोली, अरे नहीं मामा जी, प्लीज, मुझे ऑफिस भी जाना है और अभी बॉस का कॉल भी आया था, बहुत जरूरी काम है। मैं उन्हें जैसे तैसे मनाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मम्मी ने मेरी ये बात सुन ली और बड़े प्यार से बोली, कोई बात नहीं सौम्या, बेटा 5 दिन की ही तो बात है, रुक जा। मम्मी की वो मीठी और प्यार भरी आवाज सुनकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा ने भी यही कहा। तभी मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सौम्या बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन बाद चली जाना। उस वक्त मुझे मम्मी पापा पर थोड़ी नाराजगी तो आ रही थी, लेकिन मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मम्मी पापा, भाई बहन, सब के सब रवाना हो गए। मैं बस उन्हें दूर जाते हुए देखती रही। दोस्तों, वो 5 दिन मेरे लिए 5 साल जैसे लग रहे थे। नित्या के ससुराल जाने के बाद पूरा घर एकदम सुनसान हो गया था और एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नित्या घर वापस लौटी। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे बरसों बाद अपनी कोई जान से प्यारी चीज मुझे वापस मिल गई हो। लेकिन वो अपने ससुराल से इसलिए नहीं लौटी थी, वो लौटी थी किसी और वजह से। वजह क्या थी, शायद आप समझ ही गए होंगे। अब मैं भी लगभग 1 महीने बाद घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे दिल में हल्की सी खुशी थी। आखिरकार अब मैं अपने घर, अपने कमरे में लौट जाऊंगी। मैं तैयार हो ही रही थी कि मामा जी अचानक मेरे कमरे में आए और बोले, सौम्या बेटा,
मैंने अभी चेक किया, अगले 4 दिनों तक हैदराबाद के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। ये देख, मैंने फोन में पूरा टाइम टेबल चेक कर लिया है। शिट, मेरी किस्मत ही खराब है। वो पल मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी ने मुझे आसमान से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया हो। मैं टूट चुकी थी। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे और मैं चुपचाप वहीं बैठकर रोने लगी। तभी नित्या मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, सौम्या, एक ट्रेन है, लेकिन वो 3 दिन में सिर्फ एक बार ही आती है, और वो भी रात के वक्त। पर तू रहने दे, क्या करेगी रात में सफर करके? 4 दिन और रुक जा, मिठाइयां खा, मजे कर। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। नहीं 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 मामा, वही ट्रेन चलेगी ना। आप प्लीज शाम को मुझे स्टेशन छोड़ देना, मैं उसी से चली जाऊंगी। मामा ने कुछ पल मुझे गौर से देखा, फिर बोले, ठीक है बेटा, अगर तेरा इतना ही मन है जाने का तो जा। मैं तेरी मम्मी से एक बार बात कर लेता हूं, पर अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मामा, मैंने धीरे से कहा। शाम हुई। आसमान में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और हवा में वो गीली मिट्टी की एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जो शाम को और भी ज्यादा रहस्यमय और सुनसान बना रही थी। मामा मुझे स्टेशन छोड़ने आए। उन्होंने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, बेटा, ट्रेन रात के 9 बजे आएगी, अभी तो 8 ही बजे हैं। मैं तुझे ट्रेन में बिठाकर ही चला जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मामा, आप इतनी टेंशन मत लो, मैं बैठ जाऊंगी। वैसे भी यहाँ इतने सारे लोग हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जाइए, घर भी स्टेशन से काफी दूर है। आपको लौटने में रात हो जाएगी, तकलीफ होगी। मामा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, पक्का ना बेटा, तू अकेली रह लेगी? हाँ हाँ मामा, आप जाइए। मैंने उन्हें विदा किया और स्टेशन की एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वो बहुत ही छोटा सा स्टेशन था। चारों तरफ भयंकर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सरसराहट की आवाज आ रही थी, या फिर कभी कभी दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। मैंने अपना मोबाइल निकाला। मैंने सोचा, चलो एक बार फिर से आरव को इंस्टाग्राम पर ढूंढती हूं, शायद इस बार मिल जाए। मैं काफी देर तक उसका नाम अलग अलग तरीकों से सर्च करती रही, पर उसकी आईडी मुझे कहीं नहीं मिली। क्या लड़का है ये भी, इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करता? मैंने खुद से कहा और हल्के से मुस्कुरा दी। तभी मैंने देखा, बहुत दूर स्टेशन के उस अंधेरे वाले रास्ते से जहां से प्लेटफॉर्म शुरू होता था, कोई आ रहा था। एक काली सी चादर या शायद कोई पुरानी रजाई ओढ़े हुए एक बहुत ही धीमी चाल से कोई मेरी तरफ बढ़ रहा था। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कोई और मुसाफिर होगा, मेरी तरह ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। मैं वापस अपने फोन में लग गई, लेकिन न जाने क्यों कुछ ही सेकंड बाद मेरा ध्यान फिर से उसी तरफ चला गया। मैंने फिर से उधर देखा, लेकिन दोस्तों, वहां अब कोई नहीं था। क्या अभी तो मैंने देखा था किसी को। मेरा दिल हल्का सा धक धक करने लगा। मैं घबराकर चारों तरफ देखने लगी। तभी मेरी नजर पड़ी, मुझसे कुछ ही दूरी पर अगली बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसने वही काला कंबल ओढ़ रखा था। मैं सन्न रह गई, मेरा खून जैसे जम गया हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, इतने कम समय में वो वहां से यहां कैसे पहुंच गई? और सबसे बड़ी बात, वो भी मुझे बिना क्रॉस किए हुए। वो रास्ता तो मेरे बाएं हाथ की तरफ था, लेकिन अब वो जिस बेंच पर बैठी थी वो मेरे दाएं हाथ की तरफ थी। इसका मतलब उसे मेरे सामने से होकर गुजरना पड़ा होगा। लेकिन मैं साफ साफ जानती थी, मैं पूरे यकीन से कह सकती थी कि मेरे सामने से कोई गुजरा ही नहीं था। मेरे पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने सोचा, ज्यादा नहीं सोचती, शायद मेरा वहम होगा। बस अपना मन बहलाने के लिए मैंने फिर से फोन निकाल लिया। मैंने फिर से आरव की आईडी अलग अलग नामों से सर्च की और तभी आखिरकार मिल गई। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी एक्साइटमेंट आ गई। मिल गया तू आखिरकार। मैंने जल्दी से उसकी प्रोफाइल खोली, लेकिन अफसोस, उसका अकाउंट प्राइवेट था। बेवकूफ लड़का, मैंने खुद से हंसते हुए कहा। ऐसे भी कोई अपना अकाउंट प्राइवेट रखता है क्या? खैर, जो भी हो, मैंने उसे रिक्वेस्ट भेज दी। इतने में मैंने देखा ट्रेन का टाइम हो गया था, 9 बज चुके थे। मैंने एक नजर उस बेंच की ओर घुमाई और मेरा खून जम गया। वो बूढ़ी औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार वो मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखें और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा नहीं रही हो, बल्कि किसी ने उसके चेहरे पर वो मुस्कान चिपका दी हो। उसकी निगाहें सीधी मेरी आंखों में थीं।
जैसे वो मेरी आंखों के अंदर किसी चीज को तलाश कर रही हूं। मैंने डर के मारे तुरंत अपनी नजरें वहां से हटा ली। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और अपने कांपते हुए हाथों से पानी पिया। फिर मैं जल्दी से उठी और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे चली गई ताकि कुछ और लोगों के बीच रहूं। कुछ ही देर में ट्रेन आई। मैंने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, आखिरकार ट्रेन आ ही गई। मेरे साथ बस 4-5 और यात्री ही उस डिब्बे में चढ़े थे। बाकी ट्रेन लगभग खाली ही थी। मैंने एक खिड़की के पास की सीट चुनी और बैठ गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। उसने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। जाते जाते मैंने एक बार फिर बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वो बूढ़ी औरत, वो अभी भी उसी बेंच के पास थी। अब वो खड़ी हो गई थी और मुझे ही घूर रही थी। मेरे गले में जैसे कुछ अटक सा गया, लेकिन तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैंने मन ही मन कहा, थैंक गॉड, चलो अब तो जान छूटी उस बुढ़िया से। पर मुझे क्या पता था, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली डर, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। ज्यादातर यात्री या तो सो चुके थे या सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग मेरी तरह अपने मोबाइल में लगे हुए थे। जैसा कि मैंने बताया, मुझे कोरियन फिल्में बहुत पसंद हैं, तो मैंने अपने फोन में एक फिल्म निकाल ली, ट्रेन टू बुसान। मैं खुद पर ही हंस पड़ी। वाह रे मेरी किस्मत, ट्रेन में बैठ के ट्रेन टू बुसान देख रही हूं। मजाक ही बन गया है मेरी जिंदगी का। पर जो अगला पल आने वाला था, वो किसी मजाक से नहीं, बल्कि एक बहुत ही डरावनी सच्चाई से भरा हुआ था। ट्रेन एक बहुत ही छोटे से सुनसान से स्टेशन पर रुकी। मुझे नहीं लगता वहां कोई चढ़ा या उतरा। सब कुछ एकदम खाली और वीरान पड़ा था। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन फिर से रेंगने लगी और फिर चलने लगी। मैंने ऐसे ही खिड़की से बाहर झांका और जो मैंने देखा, प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आखिरी कोने में, जहां बस एक हल्की सी पीली बत्ती जल रही थी, वहां मुझे कुछ अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वो एक पुरानी लाल रंग की पोटली थी। लेकिन दोस्तों, अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे अचानक से याद आया कि मैंने ये वही लाल रंग की पोटली कहीं पहले देखी थी। हाँ, उस स्टेशन पर बैठी बूढ़ी औरत के पास। जैसे ही मुझे ये ख्याल आया, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। मुझे सच में ऐसा लगा जैसे मुझे कोई मिनी हार्ट अटैक आने वाला है। मेरा सारा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा था। ट्रेन अब वापस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और मैं इन सब ख्यालों में इतनी खो चुकी थी कि मुझे असली में पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूं या मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस सफर को मैं पहले इतना ज्यादा एंजॉय करती थी, वो नए नए लोग, वो नई नई जगहें, ट्रेन की रफ्तार का वो थ्रिल, आज वो सब कुछ मुझे बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है सौम्या, ये सब केवल तेरा वहम है, कुछ नहीं है, बस फिल्म में ध्यान लगा। मैंने फोन में फिल्म चालू की। फिल्म में 3 लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। मैं धीरे धीरे फिल्म में खो गई और जैसे ही फिल्म का हीरो पर्दे पर दिखा, मुझे वही ऑफिस वाला लड़का आरव याद आ गया। हाँ, आरव भी कुछ ऐसा ही हैंडसम लगता है। मैं ये सोचकर मुस्कुरा दी और धीरे धीरे मुझे थोड़ी शांति महसूस होने लगी। फिल्म खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैंने अपना फोन और बैग अपने पास अच्छे से तकिए की तरह रख लिए और सोने का प्रयास करने लगी। समय का कुछ पता नहीं चला, लेकिन शायद 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा बीत चुका होगा जब मेरी नींद खुली। ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी थी। कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों, जो मैंने देखा उसे मैं शायद कभी शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। वो वही बूढ़ी औरत थी। वो बाकी के 2-3 यात्रियों के साथ मेरे ही डिब्बे में चढ़ रही थी। उसके चेहरे पर वही अजीब, डरावनी, क्रीपी स्माइल थी। उसके हाथ में वही लाल पोटली थी और अब उसके हाथ में एक मोटी भारी सी लकड़ी की लाठी भी थी, जिसके सहारे वो धीरे धीरे लंगड़ाकर चल रही थी। लेकिन यह कैसे संभव है? मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था। जब मैंने उसे स्टेशन पर बेंच पर बैठे देखा था, तब उसके पास कोई लाठी नहीं थी और अब जैसे किसी जादू की तरह वो ट्रेन में चढ़ चुकी थी और सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। उसने मुझे बड़े ही सीरियस, गंभीर मूड में देखा और फिर मेरी सीट के ठीक पास वाली खाली सीट पर आकर बैठ गई। मेरे दिमाग में उस वक्त बस एक ही सवाल किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। यह कैसे संभव है? 200 किलोमीटर पहले मैंने इसे स्टेशन पर देखा।
100 किलोमीटर पहले इसकी वो लाल पोटली देखी और अब 200 किलोमीटर आगे ये बुढ़िया खुद इस ट्रेन में कैसे चढ़ गई। मेरी रूह बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन मेरे दिल और दिमाग ने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया था। मैंने खुद को बार बार याद दिलाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, मैं शायद नींद में हूं, बस अगले कुछ मिनटों में सब ठीक हो जाएगा, मेरी आंख खुल जाएगी। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उस फिल्म और इस खौफ के बीच खुद को थोड़ी शांति देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी मुझे याद आया मैंने अभी तक अपनी बैग में रखा पानी नहीं पिया। मैंने हाथ खींचा और बोतल निकाली। जैसे ही पानी पिया, मैंने देखा वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। उसकी वो बिना पलक झपकाए वाली निगाहें बिल्कुल मेरी हर हरकत को पढ़ रही थी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने जल्दी से पानी पीकर अपनी आंखें नीचे कर ली। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा, खाली प्लेटफॉर्म और दूर कहीं एक फ्लैशलाइट की हल्की सी रोशनी, जैसे कोई मुझसे छिपकर मुझे ही देख रहा हो। मैंने फोन निकाला और अपनी फिल्म फिर से शुरू की। बस अभी थोड़ा ध्यान भटका लूं, फिर सो जाऊंगी। लेकिन मेरी आंखें बार बार उस बूढ़ी औरत की तरफ घूम रही थी। उसने किसी तरह मेरी आंखों में झांक लिया था और वो मुस्कान, वो अजीब सी डरावनी स्माइल, जैसे वो जान गई हो कि मैं अकेली हूं और डरी हुई हूं। ट्रेन के अंदर अब पूरी तरह से चुप्पी थी। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मोबाइल में व्यस्त थे और मैं बस अपने इस खौफ में डूबी हुई थी। मैंने सोचा, बस सौम्या, ये सब बस तुम्हारी कल्पना है, बस अगले स्टेशन तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने फिल्म को पॉज किया और अपनी सीट पर थोड़ा और सिकुड़ कर बैठ गई। लेकिन तभी ट्रेन धीरे धीरे एक और बहुत छोटे से स्टेशन पर रुकी। कोई बड़ा स्टेशन नहीं था, वहां से कोई भी यात्री चढ़ा नहीं, लेकिन मैं देख रही थी प्लेटफॉर्म के एक कोने में, जहां बस हल्की सी रोशनी थी, वहां कुछ अजीब सी परछाइयां हिल रही थी। ये परछाइयां हैं या वो कुछ और है? मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, कोई और नहीं था, बस वो परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे मेरी तरफ आ रही हो। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और सोचा कि शायद ये सब मेरी थकान और मेरे डर का वहम, हेल्यूसिनेशन है। लेकिन जब मैंने आंखें खोली, वो बूढ़ी औरत अब भी मेरे साथ वाली सीट पर ही बैठी थी और अब उसने मेरी तरफ धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। मेरी रूह में सिहरन दौड़ गई। नहीं नहीं, ये असली नहीं हो सकता। मैंने अपनी बैग और तकिए को अपने पास और ज्यादा कस लिया, लेकिन ट्रेन की रफ्तार अब फिर से तेज हो चुकी थी और मैं जानती थी ये सफर अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने फिर से फिल्म शुरू की, पर मेरा ध्यान केवल स्क्रीन पर नहीं था। मेरी नजर बार बार उस बूढ़ी औरत पर थी। उसके हाथ में वो लाल पोटली, वही डरावनी मुस्कान, वही मोटी लाठी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरी हर धड़कन को गिन रही हों। ट्रेन धीरे धीरे एक लंबी सुरंग की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरा और भी ज्यादा गहरा हो रहा था। मैंने मन ही मन कहा, बस कुछ नहीं होगा, बस अगले स्टेशन तक पहुंच जाऊं। लेकिन मेरा दिल, मेरा इंट्यूशन कह रहा था, ये बूढ़ी औरत कोई सामान्य इंसान नहीं है, ये इस ट्रेन में कुछ और ही करने आई है। मैंने अपने हाथ थामे, आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद करती, मुझे वो पोटली, वो मुस्कान और वो लाठी साफ दिखाई देती। मेरे दिमाग में बस यही एक सवाल गूंज रहा था, ये कैसे संभव है कि ये हर स्टेशन से इस ट्रेन तक और ठीक मेरी सीट तक बार बार आ रही है। ट्रेन की स्पीड अब फुल में थी। मैंने अपने मोबाइल में लास्ट मैसेज देखा और अचानक मेरी आंखें फैल गईं। किसी ने मुझे नोटिफिकेशन भेजा था। आरव ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। हाँ, बस ये ही एक अच्छी खबर चाहिए थी। मैंने जल्दी से उसे कुछ मैसेज करने का मन बनाया, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत उसी डरावनी मुस्कान के साथ मेरे पास ही बैठी थी। उसकी नजरों में अब कोई झूठ नहीं था। मैंने अपनी आंखें झपकाईं और खुद से कहा, बस ये ट्रेन अब मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ झुककर बाहर देखने लगी। वही अंधेरा, हवा की सरसराहट और कहीं दूर फ्लैश की हल्की सी रोशनी। मेरे दिल में डर और उसे खुशी, आरव की रिक्वेस्ट का एक अजीब सा मिला जुला भाव था। ट्रेन का हर झटका, हर आवाज अब मेरे लिए एक सस्पेंस बन चुकी थी। मैं जानती थी अब कुछ भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा। रात की ठंडी हवा ट्रेन की खिड़की से अंदर आ रही थी। डिब्बे में हल्की हल्की पीली रोशनी जल रही थी।
जो हर झटके के साथ कांप जाती थी। कुछ लोग खिड़की से सिर टिकाए सो रहे थे, किसी की गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, किसी का फोन हाथ से गिरने ही वाला था। लेकिन मैं सोने की लाख कोशिश के बावजूद सो नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में बस वही औरत, वही बुढ़िया घूम रही थी, वो उसका काला कंबल और वो लाल रंग की पुरानी पोटली। हर बार जब मैं आंखें बंद करती, उसकी वो मुस्कुराती हुई आंखें मेरे सामने आ जाती। बड़ी बड़ी डरावनी ऐसी आंखें जैसे किसी ने किसी की आत्मा को पी लिया हो और वो आंखें अब खाली हों। नहीं, बस अब सो जा सौम्या, मैंने खुद से कहा और जोर से आंखें बंद कर ली। ट्रेन की हल्की गड़गड़ाहट, बाहर कभी कभी आती सीटी की आवाज और अंधेरे में दूर दूर चमकती वो बत्तियां, सब मिलकर एक बहुत ही अजीब और डरावना माहौल बना रहे थे। लेकिन मैं चैन से लेटी ही थी कि अचानक मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो, तुम्हें घूर रहा हो, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, सामने देखा, वो सीट खाली थी। वो सीट जहां कुछ देर पहले वो बुढ़िया आकर बैठी थी, वो अब खाली थी, गायब। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। मैंने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी सब यात्री अपनी अपनी सीटों पर आराम से सो रहे थे। कोई खर्राटे मार रहा था, कोई मोबाइल पर शायद कोई गेम खेल रहा था, शायद किसी और डिब्बे में चली गई होगी या टॉयलेट गई होगी, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरा अंदर का मन ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो यहीं कहीं है, बस मेरी नजर से ओझल हो गई है। मैंने फिर से आंखें बंद की और करवट ले ली। ट्रेन के झटकों के बीच नींद आखिरकार मुझे आने लगी थी। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। पता नहीं मैं कब नींद में चली गई, कितनी देर सोई मुझे जरा भी अंदाजा नहीं। पर रात के करीब 1 बजे मेरा फोन जोर जोर से बजा। फोन की तेज रिंगटोन ने मेरी नींद उड़ा दी। स्क्रीन पर माँ लिखा चमक रहा था। मैंने तुरंत कॉल उठाया। हाँ माँ, बोलो। बेटा कहाँ पहुंची, सब ठीक है ना? सीट आराम से मिल गई थी? हाँ माँ, सब ठीक है, ट्रेन बढ़िया चल रही है, बस थोड़ा लेट होगी शायद। मैंने हंसने की कोशिश की ताकि वो मेरी वजह से रात में परेशान न हो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने फोन पर बात करते करते सामने देखा, मेरे चेहरे की वो झूठी मुस्कान वहीं जम गई। वो सीट जो कुछ देर पहले खाली थी, अब वहां वो बुढ़िया फिर से बैठी थी। मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ माँ, सब बढ़िया है। आप सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, और डर लगे तो भगवान का नाम लेकर सो जाना। जी माँ। मैंने जल्दी से कॉल काट दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा उसी तरह शांत था जैसे पत्थर का हो, पर उसकी आंखें, उस वक्त उसकी आंखों में कुछ बहुत अलग था। वो मुझे घूर नहीं रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी, और धीरे धीरे वो मुस्कान फैलती चली गई। ऐसा लगा जैसे उसके होंठों के कोनों से खून रिसने लगा हो। मेरा गला बुरी तरह से सूख गया था। मेरे हाथ अपने आप सीट के ठंडे लोहे के हैंडल को कसने लगे थे। नहीं, ये सपना है, ये सब सपना है, मैंने खुद से कहा। पर मेरे अंदर की घबराहट ने, मेरे कांपते हुए जिस्म ने मेरे इस झूठ को पकड़ लिया था। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखने लगी। सिर्फ काला अंधेरा, पेड़ों की धुंधली परछाइयां जो ट्रेन की रफ्तार के साथ पीछे भाग रही थी, और कभी कभी दूर कहीं झिलमिलाती हुई बिजली की चमक। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने धड़कते हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। जब मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई तो मैंने सोचा कि बस एक बार पीछे मुड़कर देखती हूं। मैंने बहुत ही धीरे से अपना सिर घुमाया, और जो मैंने देखा, मेरे दिल की धड़कन जैसे उसी पल रुक गई। वो बुढ़िया अब मेरे ठीक पीछे की सीट पर बैठी थी, इतनी पास, इतनी ज्यादा पास कि अगर मैं अपना हाथ जरा सा भी पीछे कर दूं तो शायद उसका कंधा छू जाऊं। उसके चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान अब और भी ज्यादा चौड़ी हो गई थी, जैसे उसका चेहरा फट जाएगा। उसकी आंखें बड़ी और काली ऐसी लग रही थीं जैसे इस घने अंधेरे के बीच 2 जलते हुए कोयले की लपटें हों। मैं चीखना चाहती थी, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मेरे होंठ खुले, पर मेरा गला जैसे किसी ने जोर से बंद कर दिया हो। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से एक ठंडी सड़ी हुई सांस की आवाज आई। जा रही है ना?
मैं जैसे पत्थर बन चुकी थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी फुसफुसाहट इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने बर्फ का एक टुकड़ा मेरे कान पर रख दिया हो। धीरे धीरे मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे। नहीं नहीं, प्लीज। मैंने अपने बैग को जोर से पकड़ा। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पैर जैसे सुन्न पड़ चुके थे। उनमें जान ही नहीं बची थी। मैंने सामने देखा, पूरा का पूरा डिब्बा गहरी नींद में सोया हुआ था। कोई नहीं देख पा रहा था कि मेरे ठीक पीछे क्या हो रहा है, कौन बैठा है। मैं चाहती तो किसी को जोर से आवाज देती, पर मेरे गले से बस एक घबराई हुई हवा निकल रही थी, आवाज नहीं। वो बुढ़िया, वो हंसी, धीरे धीरे एक बहुत ही डरावनी, खौफनाक हंसी। तू अकेली है, बहुत अकेली। तभी ट्रेन को अचानक एक जोर का झटका लगा। डिब्बे की बत्तियां, वो पीली लाइट्स एक पल के लिए जोर से झपकी और फिर बुझ गईं। पूरा डिब्बा घने चिपचिपे अंधेरे में डूब गया। इस अंधेरे में अब बस उसकी आवाज थी, अभी तो सफर शुरू हुआ है बेटा। मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर खुद को किसी तरह सीट से छुड़ाया और मैं भागी, अगले डिब्बे की तरफ भागी। अंधेरे में मुझे किसी की परछाई दिखी। शायद वो कोई और यात्री था, या शायद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं भाग रही थी और मेरे पीछे से वो हंसी, वो खौफनाक हंसी बार बार गूंज रही थी। ट्रेन की खड़खड़ाहट में धीरे धीरे रात और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। बाहर का अंधेरा इतना घना था कि खिड़की के उस पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर की बत्तियां वापस आ गई थीं। वही हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी और बाकी के यात्री नींद की गोद में खो चुके थे, बेखबर। मैं अपनी सीट पर वापस आकर सिकुड़ कर बैठी थी। मेरे दिल में डर की एक जो पतली सी लकीर थी, वो अब एक गहरा घाव बन चुकी थी। बार बार पीछे देखने की हिम्मत तो मुझ में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बहुत पास है, बिल्कुल मेरे पीछे, मेरी सांसों के साथ सांस ले रहा है। अचानक किसी ने मेरे बालों को जोर से खींचा, इतना जोर से कि मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। मैं बिजली की तेजी से पलटी, पर वहां कोई नहीं था। मेरे सामने बस वही आधे सोए हुए यात्री थे। कुछ ने मेरी आवाज सुनकर करवट बदली, कुछ ने मुंह पर हाथ रखकर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं जो नींद में बड़बड़ा रही हो। मेरी चीख सुनकर डिब्बे में बैठे कुछ लोग जो जाग रहे थे वो उठने लगे। एक आंटी ने पूछा, क्या हुआ बहन जी, कोई बुरा सपना देखा क्या? दूसरे ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, अरे यार, रात को सोने भी नहीं दोगे क्या? सबको डरा दिया आपने। मैं शर्मिंदा हो गई, मेरा चेहरा लाल पड़ गया। मैं बस इतना ही बोल पाई, सॉरी, माफ कीजिए, मुझे लगा शायद मेरे बाल सीट में कहीं फंस गए होंगे, और मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरा सीना फट जाएगा। मैंने खुद को 100वीं बार समझाया, शायद सच में बाल सीट में फंस गए होंगे, या फिर ट्रेन के झटके से खिड़की में फंस गए होंगे। लेकिन मेरा मन यह बात मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ तो था जो मेरे पीछे था और वो मेरे साथ खेल रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और अपने आप को किसी वीडियो में व्यस्त दिखाने लगी ताकि मेरा ध्यान उस तरफ से पूरी तरह बढ़ जाए। मैं बस ये जताना चाहती थी कि मुझे डर नहीं लग रहा। लेकिन अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वही खौफनाक चीज मेरे साथ फिर से हुई। इस बार किसी ने फिर से मेरे बाल पकड़े, पर इस बार और भी ज्यादा ताकत से, इतनी जोर से कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ बुरी तरह झटक गई और मेरे गले से एक दर्द भरी आह निकल गई। लेकिन इस बार मैंने चीख नहीं मारी। मैंने सोचा, नहीं, इस बार अगर मैं चीखूंगी तो ये सब लोग सच में मुझे पागल समझेंगे और कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने अपने होंठ जोर से काट लिए, अपनी आंखें भींच लीं और अपने बालों को उस अनदेखी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी लट को अपनी लोहे की मुट्ठी में बुरी तरह से जकड़ रखा हो। कुछ सेकंड जो मुझे सदियों जैसे लगे, कुछ सेकंड बाद वो पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ गई। मैंने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। मेरे दिल में डर और गुस्सा दोनों एक साथ थे। कौन है ये? कौन मेरे साथ ये घिनौना मजाक कर रहा है? पर मेरे अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं। मैं बस वहीं बैठी रही, चुपचाप। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अब तो मेरी आंखों से नींद जैसे कोसों दूर भाग गई थी। हर एक मिनट जैसे किसी एक सदी के बराबर लग रहा था। मैं बस किसी भी तरह इंतजार कर रही थी सुबह होने का।
बस सूरज निकल आए, बस किसी तरह ये रात खत्म हो जाए। मैं यही सोचते हुए मैंने अपने फोन को फिर से अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद जो हुआ उसने तो मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने एक बहुत ही पतली नुकीली सुई जैसी कोई चीज, या शायद उससे भी कोई लंबी और तीखी चीज मेरी पीठ में, मेरी रीढ़ की हड्डी के पास जोर से घुसा दी हो। इस बार मेरे मुंह से जो चीख निकली वो मेरे काबू में नहीं थी। वो दर्द और खौफ की मिलीजुली चीख थी। वो दर्द, वो चुभन, वो भयानक एहसास। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए कोई चीज मेरे दिमाग तक पहुंच गई हो और सब कुछ जल रहा हो। मेरी आंखों से आंसू अपने आप धार बनकर बह निकले। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा जिस्म बुरी तरह से कांपने लगा। मैं डर और उस असहनीय दर्द से एक साथ जूझ रही थी। किसने किया ये? मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोर कर पीछे पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सीट खाली थी। मेरे आसपास के लोग जो अब तक सो रहे थे वो भी मेरी चीख से बुरी तरह डरकर जाग गए थे। वहीं आंटी मेरे पास आई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दूसरा आदमी बोला। तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं? तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं था। मैं क्या बताती उन्हें? मैं बस रोते हुए, हकलाते हुए बोली, कुछ नहीं, शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। पर मैं अपने भीतर से, अपनी आत्मा से जानती थी कि वो कोई कीड़ा नहीं था। वो किसी इंसान का स्पर्श था, या शायद वो इंसान भी नहीं था, वो कुछ और था। एक अंकल जो मेरे सामने की सीट पर थे और शायद मेरी हालत देख रहे थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? अगर कुछ बताना चाहो तो बताओ, घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना सिर झुका लिया। अगर मैं उन्हें सच बताती तो लोग या तो मुझ पर हंसते या फिर मुझे पागल कहते, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन डर अब मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। मेरी पीठ में वो चुभन, वो दर्द अब भी हो रहा था, जैसे वो सुई अभी भी मेरे अंदर फंसी हो और कोई उसे धीरे धीरे अंदर हिला रहा हो। मैंने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद की और अपने होंठ दबा लिए ताकि मेरे रोने की आवाज बाहर न निकले। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगता था वो इस अंधेरी खाली ट्रेन की आवाज से भी ज्यादा जोर से सुनाई दे रही है। कुछ पल बीते और फिर मेरे कंधे पर किसी ने बहुत हल्के से, बहुत ठंडे हाथ से छुआ। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जो मैंने देखा, मेरी रूह वहीं की वहीं ठहर गई। वो वही बुढ़िया थी, वही सड़ी गली चिपकी हुई मुस्कान, वही झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, वही बड़ी बड़ी खाली आंखें। उसने बहुत धीरे से अपनी उस कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ बेटा, डर गई? उसकी आवाज में, दोस्तों, उसकी आवाज में ऐसी कर्कशता थी जैसे कोई दो सूखी हड्डियों को आपस में रगड़ते हुए बोल रहा हो। हर शब्द के साथ एक चरमराहट, एक सूखी सी बेजान आवाज गूंज रही थी। मैंने उसके हाथ को झटक दिया और कांपते हुए अपनी सीट से उठी। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि शायद मुझे खुद को ही सुनाई दी। मैं आगे की ओर बढ़ी। मैं डिब्बे के बीचों बीच पहुंची ही थी कि मैंने देखा वहां हर तरफ लोग खड़े थे, पर उन सबके चेहरे पर वही एक जैसी मुस्कान थी, वही अजीब, डरावना, क्रीपी एक्सप्रेशन, वही खाली आंखें। वो सब मुझे ही देख रहे थे। बिना अपनी पलकें झपकाए मेरे कदम अपने आप पीछे की तरफ हटने लगे। मेरे दिल में डर अब अपनी चरम सीमा पर था। मैं शायद पागल हो रही थी। मैं भागने लगी, फिर से अपनी सीट की तरफ, उस छोटे से कोने में जहां मुझे कुछ देर पहले थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हो रहा था। पर अब तक मेरा शरीर पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल अब किसी भी पल धड़कना बंद हो जाएगा। अचानक मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे पेट में जोर से मरोड़ उठी। मेरे दिल की धड़कन पूरी तरह बेकाबू हो गई। मुझे उल्टी आने वाली है। मैं फिर से उठी और ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ी और मैं वहीं जाकर झुक गई। मैं जोर जोर से उल्टी करने लगी, पर जो मेरे मुंह से निकला वो सामान्य नहीं था। वो लाल रंग का कोई तरल था, जैसे खून। मैंने डर के मारे कांपते हुए पीछे देखा।
और वो बुढ़िया फिर वहीं थी। वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। डर मत, मैं तो तेरी मदद कर रही थी, उसने अपनी उसी सड़ी हुई आवाज में कहा। उसकी सांसों की बदबू, एक सड़ी हुई गंदी बदबू मेरे चेहरे से टकराई। वो इतनी गंदी, इतनी सड़ी हुई थी कि मुझे फिर से उल्टी आने लगी। हट जाओ, मैंने कांपते हुए अपनी बची खुची ताकत से कहा। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, दूर जाओ मुझसे, प्लीज। वो हंसी, धीरे धीरे, जैसे कोई सूखी लकड़ियां छटक रही हूं। और फिर वो बोली, मैं तेरी मदद करने नहीं आई, मैं तो तुझे लेने आई हूं बेटा। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी सांस अटकने लगी। मैं लड़खड़ाते हुए अपनी सीट की ओर गई और वहीं गिर पड़ी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रुक रहे थे। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। मैंने सोचा शायद थोड़ा पानी पी लूं तो शायद थोड़ा संभल जाऊं। लेकिन जब मैंने कांपते हाथों से बोतल खोली तो दोस्तों, उसमें पानी नहीं था। उसके अंदर कुछ लाल था, गाढ़ा, बदबूदार, जैसे वो सड़ता हुआ खून हो। एक झटके में मैंने वो बोतल अपनी पूरी ताकत से फेंक दी। वो फर्श पर गिरकर घूमी और डिब्बे की दीवार से जोर से जा टकराई। जब मैंने घबराकर ऊपर देखा, वो बुढ़िया वहां से गायब थी। मेरी सांसें बहुत भारी हो रही थीं। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी। मैं बस अब बैठ गई अपनी सीट पर, अकेली, उस खौफ के साथ। बाहर ट्रेन उस घने चिपचिपे अंधेरे में अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती जा रही थी और अंदर डर, वो खौफ मेरी रूह तक उतर चुका था। सुबह के करीब 4 बजे ट्रेन अगले स्टेशन तिनसुखिया जंक्शन पर पहुंची। अचानक वो बूढ़ी औरत, जो न जाने कब वापस सीट पर आ गई थी, वो उठी और उतरने लगी। मैंने देखा उसके पीछे का रास्ता गीला था, जैसे वहां से पानी टपक रहा हो, लेकिन वहां कोई पानी नहीं था। उसने उतरते समय मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझसे ठीक से बोली, अगली सीट खाली रखना, कोई आएगा जिसे जगह चाहिए। मैं उस वक्त तो कुछ समझ नहीं पाई, पर जैसे ही ट्रेन फिर से चली, मेरी सामने वाली सीट पर एक नई यात्री आकर बैठ गई। एक जवान लड़की। वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी, शायद वो भी अकेली सफर कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कहां जा रही हो? उसने धीरे से कहा, हैदराबाद। मेरी माँ यहीं ट्रेन में थी, पर वो अब नहीं है। मैं वहीं जम गई। मेरे दिमाग में उस बूढ़ी औरत की छवि कौंध गई, जो शायद वो माँ ही थी। और तभी मेरी नजर उस लड़की के बैग पर पड़ी। उस लड़की के बैग से वही काली ऊनी चादर झांक रही थी जो रात में उस औरत ने ओढ़ी हुई थी। ट्रेन का हॉर्न गूंजा और मुझे लगा ये सफर अब खत्म नहीं होगा। सुबह होने में अभी भी शायद 2 घंटे बाकी थे। ट्रेन अब अजीब तरह से बहुत धीरे चल रही थी, जैसे वो किसी बहुत भारी घने कोहरे को चीरती हुई जा रही हो। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस कभी कभी सिग्नल की हल्की लाल चमक और दूर कहीं किसी और ट्रेन की सीटी की आवाज। मेरे सामने बैठी वो लड़की अब भी खामोश थी। उसका चेहरा मुझे अब धीरे धीरे उसी बूढ़ी औरत जैसा लग रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरी थकान और डर की वजह से मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पलकें झपकाईं, उसका चेहरा मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखा। वही आंखें, वही झुर्रियां, वही सफेद धुंधली सी बेजान त्वचा। मैंने डरते डरते कांपती आवाज में उससे पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने बहुत धीरे से बिना मेरी तरफ देखे कहा, वो यहीं हैं, वो इस ट्रेन से कभी उतरी ही नहीं। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैं घबराकर खिड़की के बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर सिर्फ काला धुआं था, जैसे ट्रेन किसी बहुत लंबी अंधेरी सुरंग में जा रही हो। पर मैंने ध्यान दिया, ट्रेन के बाहर कोई सुरंग थी ही नहीं। ये तो खुली पटरी थी। अचानक ट्रेन का इंजन एक बहुत ही अजीब सी कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ रुक गया। एक जोर का झटका लगा और सारे सोए हुए यात्री चौंक कर जाग गए। कंडक्टर हड़बड़ाता हुआ डिब्बे के अंदर आया। उसने कहा, किसी ने यहां इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया है, लेकिन किसने खींचा ये पता नहीं चल रहा। तभी मैंने देखा उसी लड़की के हाथ में वो इमरजेंसी ब्रेक की चेन लटक रही थी। वो एकदम शांत बैठी थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि उसने अभी अभी क्या किया है। ट्रेन बीच जंगल में
घने अंधेरे में रुक चुकी थी। बाहर पूरा अंधेरा, बस इंजन की वो लाल लाइट हर चीज को खून जैसा लाल बना रही थी। लोगों ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा वो लड़की धीरे धीरे अपनी सीट से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने पूछा, कहां जा रही हो? उसने सिर झुकाए हुए अपनी उसी धीमी आवाज में कहा, मां बुला रही हैं। वो बाहर अंधेरे में उतर गई। मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जैसे इस डिब्बे का तापमान अचानक बहुत ज्यादा गिर गया हो। इतना ठंडा कि मेरे सांस लेने पर मेरे मुंह से धुआं निकलने लगा। मैं खिड़की से झांक कर देखने लगी और दोस्तों, जो मैंने देखा वो मंजर मैं शायद अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाई। बाहर पटरी के किनारे उस घनी धुंध में वो बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसकी आंखें उस अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके पीछे उस घने अंधेरे में कई और आकृतियां खड़ी थीं। पुराने जमाने के कपड़ों में लोग, औरतें, बच्चे, जैसे वो किसी बहुत पुराने भयानक हादसे से निकले हों। मैं जोर से चिल्लाई और अपने पास बैठी एक आंटी से बुरी तरह लिपट गई। उन्होंने मुझे संभाला और अपने पास कसकर बिठा लिया। सुबह हो चुकी थी। मैं पूरी तरह सदमे में थी और बस ये सोच रही थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हुआ। रात के वो अनुभव इतने अजीब और इतने डरावने थे कि मैं उन्हें शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही थी। मेरी सांसें हिचकिचा रही थीं, मेरे हाथ पांव बुरी तरह से थरथरा रहे थे और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वो कभी भी रुक ही जाएगा। बिना किसी और विचार के जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, मैंने तुरंत अपने भाई चरण को कॉल कर लिया। फोन उठते ही मेरी आवाज कांप रही थी, मैं रो रही थी। मैंने बिना रुके उसे एक सांस में पूरी कहानी बता दी, वो सब कुछ जो उस डरावनी खौफनाक रात में मेरे साथ हुआ था। मेरी बातें सुनते ही मेरे भाई की आवाज में चिंता साफ सुनाई दी, लेकिन उसने तुरंत मुझे शांत किया। वो जोर से बोला, सौम्या, तू जहां भी है वहीं उसी स्टेशन पर उतर जा। अभी के अभी अपनी लोकेशन भेज दे मुझे जल्दी, और फोन में हनुमान चालीसा लगा ले। डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुझे लेने आ रहा हूं। उसकी आवाज में इतनी शक्ति और इतना विश्वास था कि जैसे एक अनदेखी सुरक्षा की शक्ति मेरे चारों ओर बन गई हो। मैंने उनके हर शब्द पर भरोसा किया। उस डरावने काले कंबल को जो वो लड़की अपनी सीट पर छोड़ गई थी, मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैं बस अपना बैग उठाकर वहां से उतर गई। हल्की सुबह हो चुकी थी। मैं ट्रेन से उतर गई और आसपास हर चीज मुझे धुंधली और शांत लग रही थी। मेरा दिमाग अब भी पूरी तरह से उस रात की भयानक घटनाओं में उलझा हुआ था। मैं सीधा स्टेशन के बाहर एक चाय वाले अंकल के पास गई। उनको सब कुछ बताना मेरा पहला कदम था। मैंने उनसे कहा कि मुझे तुरंत मदद चाहिए, मैं बहुत डरी हुई हूं। अंकल ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, फिर मुझे शांत कराते हुए एक बेंच पर बिठाया और एक कप गर्म चाय दी। वो चाय उस वक्त मेरे लिए जैसे जीवन की पहली गर्म किरण बन गई थी। फिर अंकल ने मुझे पास के ही एक मंदिर में ले जाने की पेशकश की। मंदिर की शांति और उसकी ठंडी साफ हवा ने मेरे डर को थोड़ी राहत दी। वहां पहुंचते ही मैंने अपने भाई से फिर बात की। उसने कहा, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं, तू वहीं रुक। उनके शब्दों ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया। मैंने महसूस किया कि मेरे भाई की चिंता और प्यार हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है। कुछ ही समय बाद मेरा भाई वहां पहुंच गया। बाइक से उतरते ही वो दौड़कर मेरे पास आया और मुझे गले लगाकर पूछा, तू ठीक है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैंने बस रोते हुए सिर हिलाकर हाँ कहा। फिर मैंने देखा कि भाई जैसे हमेशा की तरह मेरे लिए कितनी परवाह और प्यार रखते हैं। उनकी चिंता और प्यार उस वक्त इतनी साफ दिख रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम घर की ओर बढ़े। घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरे माता पिता मुझे मंदिर में ले गए और वहां मेरे नाम से पूजा करवाई। उसके बाद घर को पवित्र करने के लिए, किसी भी बुरी चीज के साए से बचाने के लिए पंडित जी को भी बुलाया गया। उन्होंने घर में हवन किया। मेरे माता पिता की आंखों में मेरे लिए प्यार और मेरी सुरक्षा के लिए चिंता साफ झलक रही थी। दोस्तों, उन दिनों में मैं मानसिक और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा थक गई थी। मैंने कई दिनों तक ऑफिस नहीं जा पाई। यहां तक कि मैं अपने ऑफिस के काम और वहां के लोगों को, यहां तक कि आरव को भी लगभग भूल ही गई थी। करीब 2 हफ्ते बाद जब मैं थोड़ी ठीक हुई और ऑफिस गई तो मेरे सामने अचानक आरव खड़ा था। आप शायद विश्वास न करें, लेकिन जैसे ही मैंने आरव को देखा, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने उसे
मैंने उसे गले लगा लिया और अपने दिल की सारी बातें उसके सामने खोलकर रख दी। मैंने उसे अपनी भावनाओं, अपने डर और उस ट्रेन की रात की भयानक घटनाओं के बारे में सब कुछ एक एक बात बता दी। उस क्षण जब मैं उसे सब बता रही थी, मैं महसूस कर रही थी कि मेरा डर, मेरी चिंता और मेरा वो अकेलापन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं अपने दिल की हर भावना को व्यक्त कर पा रही थी। आरव ने मेरी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और बस मुझे शांत करने के लिए मेरे हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिए। उसके बाद कई महीने बीत गए। धीरे धीरे मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। अब मेरे जीवन में न सिर्फ शांति थी, बल्कि मैं अपने परिवार, अपने दोस्तों और आरव के साथ एक खुशहाल समय बिता रही थी। यह डरावना अनुभव मुझे यह सिखा गया कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, परिवार और प्यार वो हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उनके बिना हम शायद अपने डर का सामना कभी नहीं कर सकते। आज मैं यह कह सकती हूं कि यह मेरी असली कहानी है। चाहे आपको यह पसंद आए या ना आए, यह मेरे जीवन का एक ऐसा सच है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इस कहानी ने मुझे यह सिखाया कि डर, शौक और भय के बाद भी जीवन में हमेशा राहत और प्यार की किरणें जरूर आती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, गोरखा भाई नेपाल से, मजीद भाई मालदीव से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्धिकौर भाई पंजाब से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा था जियाना, अहमद अहियाना, आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्नाराम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से, अन्वेश कुमार पांडे भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, शहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनू भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडे भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू
छाबी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जितेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, इंदू पाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जाफिराहा, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।